अहमदाबाद के चंदोला तालाब इलाके में एक बार फिर से बुलडोजर गरज रहा है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम ने यहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 8000 से ज्यादा मकानों को और दुकानों को गिराया जाएगा। ये इलाका लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बना हुआ था। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। ध्वस्त किए जाएंगे 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण। अहमदाबाद के चंदोला तालाब इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके दूसरे चरण में 8000 अवैध मकानों और दुकानों को ढहाया जाएगा। अवैध निर्माणों को गिराने के लिए प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेगा डिमोलिशन में 3000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में नगर निगम की 50 से ज्यादा टीमें लगी हैं। आज इसनपुर पुलिस स्टेशन में चंडोला तालाब जो है उसमें जो गैरकायदेसर एनक्रोचमेंट है उसके फेज 2 अंतर्गत आज एएमसी द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है उसमें 25 एसआरपी कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज इंक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है हटाने की। ये पूरा तालाब का एरिया है। इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, सभी इलीगल ही हैं और इसीलिए आज इनको क्लियर किया जा रहा है। उस टाइम फर्स्ट फेज में हमने जब किया था ड्राइव तो उसमें पकड़े गए थे और उनके ऊपर प्रॉपर डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने में आई है। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को पहले चरण में करीब 3000 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिनमें ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के थे। गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से बड़ी संख्या में अहमदाबाद में रह रहे बांग्लादेशी शामिल हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर डिमोलिशन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही जो है अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस की टीमें जो है काम पे लग चुकी हैं। 50 से ज्यादा जेसीबी के साथ आज यहाँ पे डिमोलिशन किया जा रहा है। पहले जब थे 4000 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे, जिसमें बंगाली बस्ती जो थी वो प्रमुख रही थी, पर उसके बाद जो है नगर निगम ने पूरा सर्वे किया और सर्वे के दौरान जिस तरह से जो है वो हम बात करते हैं किस तरह से ये सर्वे हुआ और साथ ही सबको जो है नोटिस देकर 8000 मकान जो है वो चिन्हित किए गए। इन मकानों को जो है वो चिन्हित कर अब ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे रखा गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इसमें साथ रहेंगे और कहीं पर भी कोई जो है दिक्कत ना हो डिमोलिशन में, उसका पूरा ध्यान जो है रखा गया है। ये देखिए, ये वो तालाब है जहाँ पे जो है यहाँ पे इतने घर हो चुके थे कि तालाब कहीं दिख नहीं रहा था और अब ये जब से डिमोलिशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद अब तालाब की तस्वीरें जो हैं धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। तो ये कितने अवैध निर्माण यहाँ पे बन चुके थे। कल जो है वो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जो हैं वो यहीं से पकड़े जाते हैं, चाहे वो साल 2009 की बात हो या 2025 की। इस साल में जो 257 जो है वो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उसमें से 207 बांग्लादेशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पकड़े गए थे। तो अभी ये जो ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है ये 3 दिन तक चलेगी। पूरा ये इलाका जो है, जो तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण बनाए गए थे उन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है और नगर निगम जो है वो इसके बाद इसका ब्यूटिफिकेशन लेक का जो है वो शुरू होगा। चंदोला तालाब का इलाका लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बना हुआ था। यहाँ मानव तस्करी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों का जाल फैला था। प्रशासन की इस कार्रवाई का मकसद अवैध कब्जों को हटाना और घुसपैठियों पर नकेल कसना ही है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर जो अवैध निर्माण बने थे उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया का दूसरा फेज शुरू हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे जो बुलडोजर चल रहे हैं, 50 से ज्यादा बुलडोजर कॉर्पोरेशन ने लगाए हैं और उसके द्वारा जो है ये निर्माण, जो कॉर्पोरेशन का दावा है कि सारे अवैध निर्माण हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये चंडोला तालाब की जमीन थी, यहाँ से स्थानीय लोग कोर्ट में भी गए थे पर हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद प्रशासन ने जो है नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो है ये घर खाली करवाए गए। साथ ही जो दूसरा विकल्प दिया गया है कि जो साल 2010 से पहले यहाँ पे रहते होंगे, अगर वो अपने कागजात देंगे तो उसके बाद उनको वैकल्पिक आवास की भी सुविधा मिलेगी। ये प्रशासन का दावा किया गया। उसका रोड मैप अभी तक प्रशासन
ने जारी नहीं किया है, पर जो लोग साल 2010 से पहले यहाँ पे रहते होंगे उनको जो है वैकल्पिक आवास मिलेगा, ये बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि ये डिमोलिशन जो 3 दिन तक चलने वाला है, 8000 अवैध निर्माण जब ध्वस्त हो जाएंगे उसके बाद प्रशासन किस तरह से यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आवास देगा और साथ ही यहाँ पे किस तरह से रीडेवलपमेंट होगा। अहमदाबाद से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। अतिक्रमण के खिलाफ इस एक्शन में किसी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए मौके पर 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया है, इस पर अहमदाबाद के जॉइंट सीपी ने आज तक से खास बातचीत की है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर अवैध निर्माणों को हटाने का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आज की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये तालाब कैसा है। इतने सालों से यहाँ पे इतने अवैध निर्माण थे कि किसी भी प्रकार का तालाब की जो है वो सूरत नहीं दिखती थी। अब जो है अहमदाबाद नगर निगम ने जो है वो डिमोलिशन किया है। दूसरा फेज जो है वो आज शुरू हो चुका है और सारे अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। हमारे साथ जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह ये पूरी कार्रवाई होगी, क्या ध्यान रखा जा रहा है। सर, क्या आज जो है दूसरा फेज शुरू हुआ है, कब तक चलेगा और कितने निर्माण जो है तोड़े जाएंगे? फेज 1 में हमने टारगेट किया था जो भू माफिया थे, लाला बिहारी और उनके आसपास का इलाका, 4000 जितने गैर कायदेसर जो झोपड़े बने हुए थे उनको दूर हटाया गया था। उसके बाद कॉरपोरेशन ने एक जाहिरात भी दी थी कि जिसका 2010 से पहले का मकान है उनको फिर से घर दिया जाएगा नियम प्रमाणे, और काफ़ी फॉर्म भी उन्होंने वितरण किया है। उसके ध्यान में लेके उन्होंने जो सर्वे किया तो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर पे अभी भी चंडोला तालाब पे दबान था और 8000 जितने अभी भी घर हैं जो दूर करने बाकी थे। पिछले 7-8 दिन से पुलिस और कॉरपोरेशन अलग अलग टीमें बनाकर यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको समझाया भी गया। कल सीपी सर, ज्ञानेंद्र मलिक सर और म्युनिसिपल कमिश्नर सर आए थे। उन्होंने सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग की और एक ये प्लान बनाया और उसी प्लान के आधार पे आज यहाँ पे पर्याप्त संख्या में 50 जितनी कॉरपोरेशन की टीम और उनके साथ 3000 से ज़्यादा पुलिस काम कर रही है और ये एक साथ 8000 जितने जो गैर कायदेसर झोपड़े बने हैं तालाब के ऊपर उसको दूर किया जाए। सर, ये कब तक चलेगा और क्या इसके बाद भी कुछ बचेगा, क्योंकि ये तालाब के ऊपर इतने अवैध निर्माण हो गए, तालाब दिख ही नहीं रहा था। आज पहली बार ये तालाब की तस्वीरें सामने आ रही है। कितना काम चलेगा और कब तक ये सारा जो है, अब तीसरे फेज की जरूरत पड़ेगी क्या? तीसरे फेज की मेरे को तो उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस अभी 2-3 दिन चलेगा। और वैसे तो जिस स्पीड पे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि अगर कोई अवरोध नहीं आता है तो 1-2 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। सर, उसके बाद दूसरी बड़ी जो दिक्कत रहेगी कि जिस तरह से अवैध निर्माण हुए ये हटने के बाद दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्लान है, किस तरह तैयारी प्रशासन ने की है, पुलिस की ओर से भी और अहमदाबाद नगर निगम की भी ओर से, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो था वो अवैध जो है एंक्रोचमेंट यहाँ पे हो गया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ एक मास्टर प्लान लेके आ रहा है, वो उनका प्रशासनिक कदम है। पर साथ साथ में क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हब बन गया था, यहाँ पे ड्रग्स हो, अलकायदा सिंपैथाइजर हो, प्रोस्टिट्यूशन हो यहाँ पे चल रहा था, तो उसको ध्यान में लेके पुलिस भी इस बार सतर्क है कि कोई फिर से यहाँ पे अवैध निर्माण ना हो और ये फिर से कोई एक आरोपियों का अड्डा ना बने, उसके लिए पुलिस भी अब सतर्क रही है। जेसीपी क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरह से जो है वो अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे, दोबारा यहाँ पे कोई ना आए उसके लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी और किसी भी गैरकानूनी जो है वो यहाँ पे काम ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अहमदाबाद से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। आणंद जिले में विदेश भेजने के नाम पर छात्रों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आणंद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से 7 पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। सभी पासपोर्ट पर विदेशों के फर्जी वीजा स्टिकर्स चिपके हुए थे। इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के केस दर्ज हो चुके हैं। अब आपको लिए चलते हैं मेहसाणा के एक ऐसे गांव में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इस गांव से अब तक 40 सेना के जवान निकल चुके हैं और वर्तमान में 18 सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थानीय सांसद और विधायक गांव में पहुंचे और सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे गुजरात में मेहसाणा के डाभी गांव की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि 5000 की आबादी वाले इस गांव में 40 सैनिक हैं। वर्तमान में 18 सैनिक मात्र भूमि की रक्षा कर रहे हैं और 22 रिटायर हो चुके हैं। इस गांव का हर युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए यहाँ सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। मेरा मेहसाणा संसदीय क्षेत्र का ऊंझा तहसील का ये डाभी गांव है। ये डाभी गांव में से 18 सैनिक अभी सरहद पे है और 11 सैनिक रिटायर्ड होके वहाँ आ गए हैं। ये डाभी गांव में एक सैनिकों की ट्रेनिंग का सेंटर चल रहा है। ये डाभी गांव देश को गौरव देने का कार्य कर रहा है, तो उनके माता पिता को, परिवार को सम्मान करने का यहाँ शैक्षिक संघ ने आयोजन किया था। तो आज यहाँ गांव में एक मीटिंग करी और मीटिंग में सैनिकों के माता पिता का सम्मान करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी डाभी गांव से 18 लोग चालू सेवा में हैं, आर्मी की और बीएसएफ मिला के, और 11 जो है वो ऑलरेडी अपनी देश सेवा करके निवृत्त हो चुके हैं। शुरू से ही गांव का मतलब हाल रहा है कि जो भी पहले सेना में रह के आए हैं तो उनको देख के उनको प्रोत्साहन मिलता था कि ओके हमें भी सेना में जाना है करके। तो उन लोगों ने भी प्रयत्न किया और उसमें उन लोग सक्सेस हो गए कि ओके हमको भी देश सेवा का मौका मिल गया, तो वो भी सेना में शामिल हो गए। इस गांव का हर युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जज्बा ऐसा है कि एक परिवार के दोनों बेटे और बहू भी सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे 2 लड़के हैं, दोनों सेना में है, और एक लड़की पुत्रवधू है, वो भी सेना में है। हमारे घर के 3 सदस्य है जो सेना में है अभी, और हमारे लिए गर्व की बात है। देश की सेवा के लिए कार्यरत है, तो हमको बहुत गर्व है कि हमारे दोनों लड़के देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं। डाभी गांव पूरे मेहसाणा जिले के लिए प्रेरणा बन गया है। गांव के ज्यादातर युवा अभी भी सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए एक स्पोर्ट्स टीचर और पूर्व सैनिक मुफ्त में युवाओं की मदद भी कर रहे हैं। मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। एक 17 साल की लड़की किमाया सिंघानिया ने कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद का बीड़ा उठाया। किमाया ने अपने हुनर को ही मदद का जरिया बना लिया। उन्होंने पहले अपने 12 से 17 साल तक के बच्चों को और कई पेशेवर कलाकारों को इस नेक काम के लिए प्रेरित किया। फिर सबके साथ मिलकर एक आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत की। फिर जो कमाई हुई उसे कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए दान कर दिया। हर तस्वीर कुछ कहती है। वो जो कलाकार बताना चाहता है, समझाना चाहता है, और कभी कभी आड़ी तिरछी इन रंग बिरंगी लकीरों से होते हुए आपके दिल में उतर जाना चाहता है। ऐसी ही भावनाओं को रंगों में समेटे दीवारों पर टंगी हैं कई कलाकृतियां, जिसे देखने दूर दूर से कद्रदान पहुंचे। तस्वीरें मुंबई की सिमरोजा आर्ट गैलरी की हैं, जहां इन चित्रों के जरिए समाज को कुछ देने की कोशिश हुई। 17 साल की किमाया सिंघानिया कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहती थी, और उनके पास यही एक हुनर था जिसे उन्होंने जरिया बना लिया और अपने जैसे कईयों को इस समाज सेवा के लिए साथ भी ले आए। उन्होंने 12 से 17 साल तक के बच्चों और कई पेशेवर कलाकारों को भी अपने इस नेक काम के लिए प्रेरित किया और सबके साथ मिलकर अर्पण आर्ट एग्जीबिशन नाम से एक पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें सहयोग आर्ट फाउंडेशन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट कर रही हूँ, जिसके फंड्स जो कलेक्ट करते हैं हम काडल्स फाउंडेशन को जाएगा। मैंने इसको किया क्योंकि मैंने उनके साथ काम पहले भी किया है। उनके लिए मैंने आर्ट थेरेपी वर्कशीट्स भी बनाया है, और इसलिए मुझे लगा कि मैं उन लोग के लिए और दे सकती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए फंड्स रेज कर रही हूँ।
ये कला प्रदर्शनी उन बच्चों को समर्पित थी जो कैंसर से जूझ रहे हैं। लिहाजा इससे होने वाली आय का एक हिस्सा कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था कडल्स फाउंडेशन को भी दिया जाएगा। जैसे ही किमाया के मन में ये थॉट आया कि मुझे कुछ तो कैंसर फाउंडेशन के लिए कुछ करना है, कडल फाउंडेशन के लिए कुछ करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में उसने इस तरह का जो योगदान देने की जो सोची है वो बहुत बड़ी बात है कि जो बड़े लोग नहीं सोच सकते वो इस उम्र में उसके दिमाग में आई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके साथ ही और भी बच्चे जुड़ गए जो अलग अलग स्कूल के, ऐसे नहीं कि ये उनको जानती है या मैं जानता हूँ। जैसे जैसे लोगों को पता चला, बच्चों को पता चला कि ये ऐसी प्रदर्शनी हो रही है, तो काफ़ी स्कूल के अलग अलग बच्चे जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनको आर्ट में रुचि है और जो आर्ट परस्यू करते हैं, वो सब बच्चे इसमें जुड़ गए और उन्होंने मिल के ये प्रदर्शनी को सक्सेस करने के लिए हाथ लगाया। किमाया की पहल पर आयोजित इस अर्पण आर्ट एग्जीबिशन में न सिर्फ स्कूली बच्चों ने बल्कि 7 समंदर पार बैठे बच्चों ने भी हिस्सा लिया और अपने हुनर को एक मकसद भी दिया। बच्चों की ये कोशिश नई उम्मीद जगाती है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। शुरू में ही मैंने कहा था कि फिर एक बार कला जो है वो कैंसर को मात देने के लिए तैयार है। इस बार अगुवाई कर रही हैं 17 साल की किमाया। जूनागढ़ की टेनिस खिलाड़ी जैंसी कनाबार महज 14 साल की उम्र में ही दुनिया भर में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जैंसी पहली जूनियर खिलाड़ी हैं जो लंदन में होने वाली विंबलडन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये है 14 साल की जैंसी कनाबार। गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली हैं। जिस उम्र में ये हैं, उस उम्र में अक्सर बच्चों के सपने तय नहीं होते, लेकिन जैंसी ने न सिर्फ सपना देखा है बल्कि उसे पूरा करने के लिए ऊंची छलांग भी लगा दी है। जैंसी इसी साल जुलाई में लंदन में होने जा रहे जूनियर विंबलडन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं। अब तक 60 से भी ज्यादा टूर्नामेंट जीत चुकी जैंसी को इस बार भी जीत का भरोसा है, क्योंकि वो एशियाई अंडर 14 टेनिस में 2 बार चैंपियन रह चुकी हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एशियाई अंडर 14 डेवलपमेंट टेनिस चैंपियनशिप के लड़कियों के फाइनल में जैंसी ने चीन की साई जुंगचियांग को हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता। टेनिस मेरा पैशन है, टेनिस मेरा शौक है और मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है। मैं अभी जूनियर विंबलडन खेलने जा रही हूँ, पर मैं ग्रैंड स्लैम जीतना चाहती हूँ और देश को गोल्ड दिलाना चाहती हूँ ओलंपिक में और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जैंसी सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने खेल पर फोकस करती हैं, क्योंकि इनके फिटनेस से लेकर खान पान और ट्रेनिंग तक का जिम्मा पिता ने अपने कंधे पर ले लिया है। 2.5 साल की उम्र में पिता ने खेलने के लिए रैकेट पकड़ा है और फिर जब बेटी में एक खिलाड़ी के गुण दिखे तो टेनिस प्लेयर बनाने की ठान ली और अपनी तरफ से हर कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए। किसी को भी अच्छा टेनिस प्लेयर बनना हो तो उसके लिए उसके पेरेंट्स का सपोर्ट या फैमिली में से कोई एक पर्सन का सपोर्ट इतना ज्यादा होना चाहिए तो ही कोई भी बच्चा टेनिस प्लेयर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। उस कारण के हिसाब से मैंने ये सोचा कि अब जैंसी के पीछे मैं ही लग जाता हूँ, तो मैंने अपने जो कुछ दूसरे काम थे वो सभी बंद कर दिए और मैं पूरा दिन उसके साथ रहता हूँ। मेरी जॉब के सिवा जो भी मेरा टाइम रहता है वो टाइम मैं जैंसी के साथ ही रहता हूँ और उसकी कोचिंग का पूरा मैं देख लेता हूँ। कोचिंग खत्म होने के बाद उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ड्रिल बनानी हो, उसकी फिटनेस का जो एक्स्ट्रा देखना, वो सब चीजें भी मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ। जैंसी के कोच विशाल लडानी उसे एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, जो रोज अपनी गलतियों से सीख लेकर कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर टेनिस प्लेयर्स को कॉपी नहीं करती, बल्कि अपनी खूबियों और कमियों पर काम करती है। जब ये छोटी थी तब से ये मेरे सामने खेल रही है और जैसे जैसे ये रोज आती है तो उसके अंदर वो एक अच्छा गुण है कि वो रोज कुछ नया सीख के जाना चाहती है। जो आज उसने गलती की है वो कोशिश करती है कि वो गलती दोबारा ना हो। तो सिखाने वाले को भी मज़ा आता है जब आप किसी की बात सुनते हो, वो जो कह रहा है वैसा करते हो, तो सिखाने वाले को भी एक उत्साह बना रहता है। तो हर रोज़ वो आती है, अपनी गलतियों पे काम करती है, अपनी गलती को रिपीट नहीं करती है। एक खिलाड़ी को महान बनाता है उसका खेल के प्रति डेडिकेशन, जो जैंसी में कूट-कूट कर भरा है। एकदम टेनिस के बारे में उसको बोल सकते हैं ना कि वो टेनिस के लिए ही बनी है, तो वैसा उसका डेडिकेशन है और बहुत अच्छी प्लेयर है वो इंडिया की।
देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे पहचान कर तराशने की। जैसे जिंसी कनाबार की प्रतिभा को उसके पिता ने पूरी लगन और मेहनत से तराशा है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।